गुड मॉर्निंग और 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ कविता जैन और आशीष बहेती पिछले शो से बने हुए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए अमित सेठ जुड़ेंगे और ट्रेड बुल्स के सचिदानंद उत्तेकर भी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह से 2024 के लिए मार्केट आउटलुक समझेंगे। साथ ही केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी अपनी बिग एंड बोल्ड कॉल्स के साथ जुड़ेंगे आउटलुक 2024 के लिए। तो ये सब कुछ लाइंड अप है आपके लिए कुछ ही देर में, लेकिन इससे पहले बात करते हैं एक बार जरा मार्केट की। और मार्केट में आज एक चीज़ क्लियरली विजिबल है, आज दिन है मिड कैप्स का। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इनको आप छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, मिड कैप इंडेक्स पर फोकस करिए। करीब करीब अब 1% की रैली यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स में आपको दिखाई देगी। 45,450 इस समय मिड कैप इंडेक्स। और ध्यान रखिए अब ये वापस जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो 45,955 का था। निफ्टी पर थोड़ा सा दबाव, हालांकि निफ्टी भी डे हाई पर है, लेकिन थोड़ा सा दबाव आईटी शेयरों का है। अदरवाइज निफ्टी ने भी ठीक ठाक रिकवरी दिखाई है और निफ्टी आईटी पे थोड़ा लोअर लेवल से रिकवरी करने की कोशिश करता है। निफ्टी पर लेकिन जो आज सबसे स्ट्रांग पॉकेट है वो है पावर रिलेटेड स्पेस, एनटीपीसी, कोल इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, इन सभी में एक अच्छा मोमेंटम। उसके अलावा ऑटो स्टॉक्स, हीरो मोटर्स को लीड करता हुआ करीब करीब 2.5% का मूव यहाँ पर। M&M, बजाज ऑटो, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर मोमेंटम है। और जहाँ तक बात ब्रॉडर मार्केट की है, वहाँ पर कुछ स्टॉक्स जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है वो है BEL, हिंदुस्तान कॉपर, REC, PFC, ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा, आरती इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड। चलिए 3 लिस्टिंग होनी है आज, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज किस तरीके की लिस्टिंग हो रही है यहाँ पर। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है। Congratulations, Suraj Estate Developers Limited. ओके, चलिए देखिए तीनों के तीनों लिस्टिंग आज की और मुथूट की लिस्टिंग अच्छी हुई 88% के जंप के साथ। सूरज एस्टेट थोड़ा सा नीचे, करीब करीब मुथूट की लिस्टिंग थोड़ी ख़राब हुई है, करीब करीब 7% इस समय नीचे आपको दिखाई देगा ये वाला स्टॉक। और सूरज एस्टेट यहाँ पर भी लिस्टिंग हल्की सी फीकी रही है, तो ये आपको उस समय लिस्टिंग दिखाई देगी। और मोतीसंत ज्वेलर्स यहाँ की लिस्टिंग अच्छी हुई है, करीब करीब 94% के प्रीमियम पर। वीरो जी हाँ, तो ये 3 लिस्टिंग्स आपकी स्क्रीन पे और हमारे साथ अब मेहमान इस कार्यक्रम के जुड़ चुके हैं। कविता जैन, आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और अमित सेठ और सचिन जी एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। पहले आपका एक व्यू जानना चाहूँगा सचिन जी, आपके 2 कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के क्या रहेंगे? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनु जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट में जिस तरीके से एक स्विंग लो बनाया है 21,320 के आसपास का, अपने 5-day एक्सपेंशन में एवरेज को वापस इसने रिस्पेक्ट दिया है, वहां से वापस थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है आज का सेशन थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव रहना चाहिए। मेजर वीकनेस 21,300 ब्रेक करने के बाद ही अनफोल्ड होनी चाहिए। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मिड कैप पे फोकस है, वहां पर MGL एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखें तो 1200-1180 के आसपास काफी दिनों से इसे सप्लाई प्रेशर मिल रहा था, ये सप्लाई प्रेशर इसने अच्छी तरह क्रॉस कर दिया है। एंड जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है एक अच्छा मोमेंटम स्विंग बनना चाहिए 1246 के आसपास का, जो 1 से 2 दिनों में ही अनफोल्ड होगा। तो उसी लिहाज से हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी ऑन द लॉन्ग साइड। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी 1198 के स्टॉप लॉस के साथ 1246 के पोजिशनल टारगेट के लिए MGL में। जो सेकेंड ट्रेड है वो भी हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है सुबह। हीरो मोटोकॉर्प में जिस तरीके से OI बिल्टअप है, इनिशियल 15 मिनट में ही डिस्प्ले हो रहा था, जिस तरीके से अपने लाइफ हाइज के आसपास के स्विंग्स बनाने की ये तैयारी कर रहा है, मुझे लग रहा है आज के सत्र में ही शायद 4070 के आसपास का एक स्विंग बने। बट ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए 4120 तक। सो यहाँ पर भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दी है लॉन्ग पोजीशंस बनाने की। एक फ्रेश स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अराउंड 3940 पे फ्यूचर्स के लिहाज से। एंड मुझे लग रहा है 1 से 2 दिनों में ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने लाइफ हाइज को भी पार कर देगा। सो 4120 एक प्रोबेबल टारगेट हो सकता है 1 से 2 दिनों के। ओके, चलिए तो ये इस समय सचिन जी की कॉल्स। अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग, सीजन्स ग्रीटिंग्स, बताइए आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, और आप सबको सीजन्स की ग्रीटिंग्स।
अनुज जी, मेरा इस समय क्या टॉपिक रहेगा एक एफएमसीजी सेक्टर से, दैट विल बी आईटीसी। आईटीसी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अभी अपने सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 445 से लेके 450 का एक इसका स्ट्रॉन्ग बेस रहा है, जहाँ पे स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। लाइन चार्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो वहां पे ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट नजर आ रहा है, तो आईटीसी कैन गिव अ मूव यहाँ पे। 457 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 452 का, और टारगेट्स रहेंगे 467 और 472 के। सेकंड स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज कोल इंडिया। इस पूरे सेक्टर में काफी स्ट्रेंथ है पीएससी सीपीएससी इंडेक्स में, एंड कोल इंडिया हैज बीन अ कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मर। कोल इंडिया का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट एक स्विंग हाई के ब्रेकआउट के वर्ज में है। तो कोल इंडिया बाय करें। 370 का प्राइस है कोल इंडिया का, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 366 रुपीज का, और टारगेट्स रहेंगे 378। ओके, अच्छा एक बार जरा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। एकदम से मार्केट में मोमेंटम आया और देखिए क्या शानदार मोमेंटम आया, और डिप्स में बाइंग आई और 21,413 पर इस समय निफ्टी, और रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया, एनटीपीसी ने कंट्रीब्यूट किया, एम&एम ने कंट्रीब्यूट किया। और एक बार जरा निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए अब, और 21,418 पर अब इस समय हम, तो अच्छा खासा मोमेंटम एकदम से आया। और एक बार एल&टी लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। एल&टी अब तैयारी कर रहा है शायद 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की। एक बार ज़रा इसका चार्ट देख लेते हैं हम। और हाँ जी हाँ, बिल्कुल अच्छा मोमेंटम इस समय लार्सन एंड ट्यूब्रो में आपको इस समय दिखाई देगा। देखिए 3498 पर। कविता जी, आपकी फ्रेश पिक्स क्या रहेंगे इस समय की? या अनुजीत, सो फ्रेश पिक होगा कैनफिन होम्स पर। अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिख रहे हैं काउंटर पर, 783 के लेवल्स पर है। मुझे लगता है लिटिल डिप पर अगर ये काउंटर दोबारा मिले टुवर्ड्स 778 समहाउ, वहां पर आपको बाय करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड विल बी मोर फेवरेबल इन दैट कंडीशन। 794 के प्राइस टारगेट के लिए कैनफिन होम पर बाय ट्रेड करें। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 773 का। सो कैनफिन होम होगा एक ट्रेड। और जो दूसरा ट्रेड मुझे लगता है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर लगता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 1997 के लेवल्स पर है, यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग मूव बनते हुए दिख सकते हैं। 2025 के लेवल के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर बाय ट्रेड करें। 1970 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, आशीष बहती जी के पास चलते हैं। आशीष जी, क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, एम&एम पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले 15 मिनट में बहुत अच्छा स्विंग इसमें देखने में मिल रहा है, और पूरा टू व्हीलर स्पेस, पूरा ऑटो स्पेस में अच्छा स्विंग है। तो 1640 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 1695 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो ओएनजीसी। इसमें कंटिन्यूसली हायर हाइज का पैटर्न बन रहा है, और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है ओएनजीसी में, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 209 तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह ओएनजीसी में, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना 203 रुपए 50 पैसे का कैसे मेंटेन करें। ओके, चलिए अब एक बार काम करते हैं, एक बार आईटी इंडेक्स वापस लेकर आइए। और देखिए एक लो बनाकर अब रिकवरी आ रही है यहाँ पर, अब सिर्फ आधा % नीचे रह गया है। सचिन, गुड मॉर्निंग, सीजन्स ग्रीटिंग। कोई आईटी स्टॉक, आपने काफ़ी अच्छी कॉल्स पिक की थी इसमें, परसिस्टेंट वगैरह मुझे याद है अच्छे से, परसिस्टेंट, कोफोज वगैरह। आज की डिप में कोई आईटी स्टॉक लिया जाए क्या? गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड सीजन ग्रीटिंग्स टू यू एज वेल। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी काफी बड़ा स्कोप है। इनफैक्ट आईटी के बारे में काफी नेगेटिविटी यहाँ पर नजर आ रही थी, बट जिस तरीके से ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर रहा है, मुझे लग रहा है एज एन इंडेक्स इटसेल्फ एक अच्छी रिकवरी ट्रेजेक्टरी पे है। एंड जल्द ही मुझे लग रहा है एक काफी स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल रैली यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। लगभग 1200 से 1000 पॉइंट की रैली मैं इमीडिएट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड उसी लिहाज से अपने हमारे क्लाइंट्स को भी थोड़े से रिकमेंडेशन दिए हैं यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन और बढ़ाने के लिए। कोफोर्ज एक काउंटर है जो मुझे मंथली चार्ट्स पे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इनफैक्ट अगर हम इसका डेटा देखें तो 2021 अक्टूबर के स्विंग्स को इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है। एंड प्लस इस का जिस तरीके से मंथली एडीएक्स प्लेस था, ये पुल बैक जो मिला है, मुझे लग रहा है वो पुल बैक काफी शानदार रहा था। एंड एक अच्छा फ्लोर इसने 6000 के आसपास एस्टैब्लिश कर दिया है। तो यहाँ पर कोफोर्ज में जरूर निवेश करना चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 6930 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 5880 के आसपास लगाना है। एंड अगर थोड़े से और डिक्लाइन मिलते हैं तो और भी पोजीशंस ऐड की जा सकती है।
ओके चलिए ये बात होगी आज के ट्रेड्स की, लेकिन अब 2024 की तैयारी हो रही है। लास्ट हफ्ता है 2023 का। 2023 मार्केट काफ़ी अच्छा रहा है, थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़रूर रही, लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए शानदार रहा 2023। मिड और स्मॉल कैप्स ने आपके लिए बहुत पैसा बना कर दिया। ऐसा नहीं है कि निफ्टी में पैसा नहीं बना, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में काफ़ी पैसा बना। तो 2024 में क्या बड़ी थीम्स रहने वाली है, ये समझते हैं इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के CIO ताहिर बादशाह से। ताहिर जी के पास 25 सालों का अनुभव है इक्विटी मार्केट्स में, तो उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से रीड कर रहे हैं सिचुएशन को। ताहिर जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग्स। बताइए जो 2024 में जो हम एंटर कर रहे हैं, मोड एकदम पॉजिटिव, माहौल एकदम पॉजिटिव। ग्रीड एंड फियर का अगर इंडिकेटर देखें तो एकदम काफ़ी हम शायद पीक ग्रीड के पास हैं, लेकिन इस समय पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए 2024 में जब हम एंट्री कर रहे हैं तो? नमस्कार अनुज जी, आपका भी सीजन ग्रीटिंग्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी एट CNBC आवाज इन एडवांस। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट 2024, मुझे लगता है कि yes, conditions are absolutely favorable in many ways. Global conditions या देखिए यार, domestic conditions reasonably favorable है। प्लस जैसे आपको पता है कि we are sitting at the peak of the interest rate cycle, और जो मोस्टली प्रोबेबिलिस्टिकली हम कह सकते हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट्स आगे जाके घटने की संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू गोइंग अप और स्टेइंग एट द सेम लेवल। तो आई थिंक कुछ हद तक मुझे लगता है कि उसका बेनिफिट हमें 2024 से आना या मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन और उसके चलते हुए मुझे लगता है कि मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रह सकती है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2024। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि शायद जो भी रिटर्न्स आने हैं 2024 के, वो शायद थोड़े फ्रंट एंडेड हो। उसका मतलब ये है कि मतलब जो भी इस साल का रिटर्न, आने वाले साल का रिटर्न्स होगा, मुझे लगता है कि शायद वो पहले ही 6 महीने में आपको मिल जाए, बिकॉज दैट विल बी वेयर मच ऑफ द गुड न्यूज विल बी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, या तो पॉलिटिकल आउटकम्स हो या चाहे फिर ग्रोथ के आउटकम्स हो। उन सब का मुझे लगता है कि निचोड़ शायद तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में मिल सकता है, और उस के चलते हुए शायद हमारे वैल्यूएशंस भी कुछ एक हद तक ऐसे लेवल पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे एक यू नो नॉर्मल रेजिस्टेंस आ सकता है, इन द सेंस कि इफ यू आर ऑलरेडी ट्रेडिंग एट अबाउट 23-24 times by then, so then I think it will be difficult to argue for higher valuations from there on. So I think that is the shape of the market जो मैं envisage करता हूँ शायद 2024 में। Second half of 24 शायद थोड़ा डल रह सकता है, we can go through a sideways or modest time correction as well. ओके बिल्कुल। तो फ्रंट लोडेड होंगे गेंस, मतलब पहले 6 महीने में ही शायद आपको ये तेज़ी दिख जाए और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन आए। ताहिर जी, जहाँ तक बात कुछ बड़े सेक्टर्स की है, IT के लिए साल काफ़ी मिक्स रहा। पहला हाफ काफ़ी ख़राब रहा और दूसरा हाफ काफ़ी शानदार रहा। अब क्योंकि ये सब सेकंड बिगेस्ट सेक्टर है मार्केट का, इस पर क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो अनुज जी, पिछले 12 महीने में आई थिंक IT के सामने एक जो विडंबना रही है, वो ये इस बात की रही है कि आपके पास बिजनेस डील्स वगैरह, डील पाइपलाइन अच्छी रही है जिसे हम सब जानते हैं, और पिछले 2 क्वार्टर में भी मतलब डील फ्लो एटलीस्ट फॉर इंडियन IT सर्विसेज कंपनीज अच्छा रहा है। लेकिन एग्जीक्यूशन में डिलेज है और रैंप अप में डिलेज हमने देखे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन जो कंपनीज के साथ रही है, जो कंपनीज ने बताया है, वो ये है कि मतलब इकोनॉमिक माहौल इज समथिंग विच इज कमिंग इन द वे। अब ये जो US में भी और ग्लोबल मार्केट्स में भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने की चर्चा अभी शायद ज़्यादा होती जा रही है, जैसे हमने डिस्कस किया, और शायद इसकी लाइकलीहुड भी है, प्रॉबिलिटी भी है कि इंटरेस्ट रेट्स का माहौल सुधर सकता है और इन्फ्लेशन का माहौल भी सुधर सकता है। आई थिंक अगर वो हो जाता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो एग्जीक्यूशन शायद जो रुका हुआ है वो कुछ हद तक मतलब एक्सेलरेट हो जाए। बट कुछ हद तक वो मार्केट ने शायद रिफ्लेक्ट भी किया है पिछले 2 या 3 हफ्ते के जो हमने IT सेक्टर के मूव्स में देखा है। तो एक आई थिंक मिक्स पिक्चर यहाँ पे है एज ऑफ नाउ। वी विल हैव टू सी हाउ थिंग्स स्ट्रेंथन एज फार एज डिलीवरी इज कंसर्न्ड, और अगर मोस्ट ऑफ इट हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू एक वीक इकोनॉमिक माहौल, तो मुझे लगता है कि अगर उसके सुधरने से सेंटिमेंट सुधर सकता है, देन आई थिंक वी कैन लुक फॉरवर्ड टू 2025 एटलीस्ट बीइंग अ बेटर ईयर। तो मुझे आई थिंक एक लेवल पे एज ऑफ नाउ आई एम
moving with a somewhat neutral stance for tech IT services, and शायद एक ज़्यादा बोल्ड कॉल हम मिडिल ऑफ 2024 में ले पाएंगे। अच्छा ताहिर जी, इस वक्त आई मीन स्पेशली CY23 के लास्ट क्वार्टर में हम एनर्जी स्पेस में काफ़ी बड़ा मूव देख रहे हैं। आप रिलायंस को देखिए, आप OMCs को देखिए, आप पावर को देखिए, आप कोल को देखिए। 24 के लिए आपका आउटलुक क्या है यहाँ पर? कोल इंडिया को देखिए। I think energy should be an attractive space क्योंकि growth sector शायद वो हो सकता है in 2024 and not just energy in terms of oil prices, gas, but शायद even power if you consider that as a form of energy. तो उसमें मुझे लगता है कि the growth prospects could be better. तो I think plus अगर oil prices एक लेवल पे न भी बढ़े लेकिन एक हद तक अगर वो एक बैंड में रहते हैं या स्टेबल रहते हैं, जिसकी मुझे अपेक्षा है या उम्मीद है फॉर 2024, तो आई थिंक ऑयल एंड गैस कंपनीज चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, उन दोनों में एक यू नो तेजी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और प्लस इनमें वैल्यूएशंस अभी भी एक कोई ऐसे हद तक नहीं पहुंचे जहां पे आपको बहुत दिक्कत हो। डिविडेंड डील के फॉर्म में भी वो अच्छे खासे प्रस्तुत होते हैं हमारे सामने। सो आई थिंक बहुत सारी कंपनीज हैं इस स्पेस में, पर्टिकुलरली PSU स्पेस में, जहां पे हमें अट्रैक्टिवनेस दिख रही है। ओके, एनर्जी स्पेस की बात हुई यहाँ पर। अच्छा, अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत में ही ताहिर जी आपसे IT पे बात हो रही थी, डिफेंसिव्स के ही दो धड़े और एक बार फिर से जोर पकड़ने लगे हैं। प्राइस एक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। निफ्टी फार्मा और FMCG में अब मूव्स विजिबल हैं। HUL पार्टिसिपेट कर रहा है, ITC बिल्कुल फ्लैट है, बट टाटा कंज्यूमर ने लीड ली है इस बार। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने लीड ली है। यहाँ पर आपका व्यू फर्स्ट हाफ के लिए एटलीस्ट फॉर CY24? सो गुड क्वेश्चन वीरेंद्र जी। मुझे लगता है कि मतलब ये एक जो स्पेस है वहाँ पे दो चीज़ें हैं। आई मीन मैं अगर वो जनरल कंजम्पशन की बात करूँ, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या लो एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, वो एक ऐसी जगह रही है जहाँ पे एक तो इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन दोनों का प्रभाव ज़्यादा रहा है ड्यूरिंग मच ऑफ 2023। और शायद ये सेक्टर्स में मतलब करीब करीब ऑलमोस्ट 18 से 24 महीने का अंडर परफॉर्मेंस रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन साइकिल जो अभी रिवर्स होने जा रहा है, तो आई थिंक मिड टू लोअर एंड सेगमेंट ऑफ द मार्केट में ध्यान रखना चाहिए, एंड दैट इज वेयर even we are trying to see whether we can find opportunities. जैसे मैंने कहा, मतलब वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा रही है ऑन द अपसाइड, एंड ऑन द अदर साइड ऑल्सो सेंसिटिविटी शायद ज़्यादा रह सकती है। तो आई थिंक विद डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन शायद उनमें एक जो कंजम्पशन का जोर है वो पकड़ सकता है, और वहाँ पे वैल्यूएशन का भी एक लेवल का कंफर्ट है। एब्सोल्यूट बेसिस पे शायद वो चीप ना हो, रिलेटिव बेसिस पे अपने खुद के पास्ट हिस्ट्री के कंपैरिजन में वो कुछ हद तक ज़रूर अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि उस स्पेस में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज हो सकती है विच कैन आउट परफॉर्म इन 2024। ओके, चलिए फिर एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है। प्राइवेट बैंकों में क्या वरी है इस समय, क्योंकि पिछले एक साल से बड़े प्राइवेट बैंकों में पैसा नहीं बनाया ताहिर जी। चाहे आप HDFC बैंक देख लें, कोटक देख लें, ICICI बैंक देख लें, क्या कारण है आपके हिसाब से और यहाँ पर क्या व्यू है? सो आई थिंक यहाँ पे भी मतलब जो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन से आड़े आया है बेसिकली कि निम का जो आउटलुक है या मार्जिन का जो आउटलुक है वो एक तरीके से क्लियर नहीं रहा है, एंड आई थिंक दैट मे बी set to change in 2024, स्पेशली अगर once again coming back to the possibility कि अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाते हैं, तो आई थिंक इन 2023 जैसे हमने देखा कि PSU बैंक्स पर्टिकुलरली वो बड़े बेनिफिशरीज थे इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाने के, और उनकी जो वैल्यूएशन की जो गैप थी वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो भी कुछ हद तक नैरो हुई है। आई थिंक मुझे लगता है कि दिस माइट चेंज इन 2024, और एक हद तक PSU और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ग्रोथ की जो अपेक्षा है वो मोर और लेस सेम हो गई है।
बहुत ज़्यादा अंतर हमें नहीं दिखता है, स्पेशली बॉटम लाइन बेसिस पे, और वैल्यूएशन की भी गैप कुछ हद तक नैरो हो गई है। तो मुझे लगता है कि वो एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एक नई तरीके से शायद इन्वेस्टर्स देखेंगे इन 2024। लेकिन एट वन लेवल अनुजी, आई वुड से कि फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए, अगर इन्वेस्टर्स को निवेश करना है तो मुझे लगता है कि सिर्फ बैंक्स को शायद देख के या बैंकिंग पोर्शन को देख के शायद इट मे नॉट बी एडिक्वेट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अभी एक कैनवस थोड़ा अलग होते जा रहा है, लैंडस्केप थोड़ा अलग होते जा रहा है इंडिया में, थैंक्स टू डिजिटाइजेशन, थैंक्स टू द ओवरऑल पेमेंट स्टैक। तो हम मैं यही रिकमेंड करूंगा इन्वेस्टर्स को कि एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के रूप में आप उसको देखिए, जहाँ पे सिक्लिकल कंपोनेंट आपको बैंकिंग भी मिलता है, और अब बहुत सारा नॉन सिक्लिकल जो कंपोनेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज में, चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो, चाहे फिर वो इंटरमीडियरीज हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, एसेट मैनेजमेंट हो, बहुत सारी ऐसी ग्रोथ पॉकेट्स इमर्ज होके आई है। तो मुझे लगता है कि एक होलिस्टिक व्यू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पे लेना ज़रूरी है आने वाले दिन में। ताहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको 2024 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू वेरी मच। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे और सुशील केडिया से बात करेंगे। वेलकम बैक। और अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। इस साल का आखिरी मंगलवार और इस साल की सबसे शानदार पिक रही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो CNBC आवाज़ के व्यूअर्स जुड़े रहे उनके लिए 5 बैगर रहा। चैनल पर पिक किया गया बॉटम पर, और लगातार कहा गया कि जल्दी प्रॉफिट मत बुक करिए। और सुशील जी, गुड मॉर्निंग। इसका श्रेय आपको जाता है सबसे पहले तो। जो साल की सबसे शानदार कॉल रही वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रही। करने वाला ऊपर वाला अनुज जी, बस वो श्रेय किसी किसी को दे देता है। मैं सामने पड़ गया तो मैंने बोल दिया, कोई और भी बोल सकता था। नहीं, अब आप हम्बल हो रहे हैं। जरूरी है, जो हम्बल नहीं रहेगा उसको बाजार ह्यूमिलिएट कर देगा। ओके, चलिए तो फिर अब आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2024 की सबसे अच्छी कॉल क्या रहेगी फिर, ये बताइए। मतलब जो आपको लग रहा है अभी लग रहा है, वो तो होगी या नहीं होगी वो तो मार्केट डिसाइड करेगा। आने दीजिए सामने वैसे पैटर्न्स, तो हो सकता है जनवरी में फरवरी में वैसा कोई माहौल मिलेगा। देखिए, बढ़े हुए बाजार में उस तरह के मोटे पैटर्न्स मिलते नहीं है। जब कोई स्टॉक घटा हुआ है तब वो मल्टी बैगर बनता है, तो जब आएंगे तब हम उन पे बात करेंगे। हालांकि केमिकल सेक्टर जिस पे आपका भी मन तेजी में है, और हमको भी सारी चार्ट्स में एक के बाद एक तेजी बनती लग रही है, वो 5 बैगर 6 बैगर तो कभी कभी कोई चांस हो जाता है जो बन जाती है चीज। और ये 3-4 बैगर तो बहुत सारे मिलने चाहिए, और इस वक्त तो लग रहा है वो सारे के सारे केमिकल सेक्टर में है। केमिकल सेक्टर में तो नाम बताइए, क्योंकि केमिकल बास्केट काफ़ी बड़ी है। एक तो खैर अप्रोच होती है कि बास्केट ही बना लें, लेकिन अगर आप कोई 3-4 नाम बताएं स्पेसिफिकली। बालाजी एमाइंस, अल्काइल एमाइंस, नोसिल, जो हमारे सब पुराने भी रिसेंट लास्ट 1 महीने के पिक्स हैं, आपके फाइन ऑर्गेनिक्स, तो इन सारे स्टॉक्स में मुझे शांति से लेके बैठने वाले के लिए 3 बैगर रिटर्न्स बड़ी आसानी से नजर आते हैं। आप कैश स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। F&O स्टॉक से कोई दुश्मनी है क्या? मतलब यहाँ पर नहीं F&O जी, भी है। नहीं जी, मुझे दुश्मनी किसी से भी नहीं है। हाँ, मुझे मुनाफे से मोहब्बत है। हाँ। पर कैश के स्टॉक्स में मीठा मुनाफा मिलता है, कम क्लेश किए, बिल्कुल बिना क्लेश के। रोज का MTM का डंगा नहीं है। तो जो गाढ़ा मुनाफा अगर कैश में आ रहा है, तो 2023 में हम ज्यादा कैश की तरफ झुक गए। फिर अगर ज्यादा मुनाफा, ज्यादा बड़ी बड़ी चाल F&O में बनेगी तो हम वापस उसकी तरफ ज्यादा फोकस्ड हो जाएंगे। ओके, चलिए तो ये कुछ केमिकल स्पेस से हो गए स्टॉक्स। उसके अलावा कोई और स्पेस जो इंटरेस्टिंग लग रही है? बैंक्स, पावर, मेटल्स? अनुज, सच कहूं तो ये सच अप्रिय हो सकता है। जनवरी में मुझे भय है कि बाजार एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे, और मैं कंफ्यूज्ड इसलिए हूं। 2 बड़े सिग्नल्स हैं। अनुज सिंघल जब जब छुट्टी से लौटते हैं तब बाजार उछलता है। आज सवेरे उस तरह की वो उछाल दिखी नहीं। मतलब मामला क्या है? तो दूसरा सिग्नल जो है कि अक्टूबर से दिसंबर तक अगर वॉल स्ट्रीट में भयंकर तेजी होती है, तो जनवरी वॉल स्ट्रीट के लिए खराब होता है, और उसका इम्पैक्ट बाकी भी मार्केट्स पे आता है। तो
एक बार मिला जुला बाजार है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ बाजार है, तो हो सकता है जनवरी में एक अच्छा खासा करेक्शन दे दे, जिसकी एक झलक हमें ऑलरेडी मिली है लास्ट 7-8 दिनों में। तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए यहाँ पे। ओके, खैर निफ्टी अब 85 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी भी 150 पॉइंट ऊपर, लेकिन हाँ शायद उससे ज़्यादा तेज़ी होनी चाहिए मार्केट में। आईटी पर कोई व्यू बन रहा है इस समय सुशील जी आपका? स्मॉल कैप, ये जो माने मिड कैप आईटीज में सब में हम बेफाम तेजी में मेंटेन्ड है। लार्ज कैप आईटी में वही वाली बात, मतलब मुनाफा बेटा है और इसीलिए उससे प्यार होता है। तो ये जो मिड कैप आईटीज है, एम्फेसिस, एलटीटीएस, एलटीआई, ये सारों पे हम लगातार तेजी मेंटेन रखेंगे। और ये विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस लगता है एक बार इनकी चाल हो गई। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा निफ्टी से ड्रिवन हो जाते हैं। अगर कोई करेक्शन का माहौल बन गया तो इन स्टॉक्स में थोड़ा दबाव आ सकता है। बट 3 से 6 महीने के व्यू में अभी भी मुझे सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में लगता है द बेस्ट इज येट टू कम। अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, बहुत भागना है उनको। अच्छा, ये आप कहाँ पर हैं? थोड़ा फॉगी लग रहा है और शायद आपका व्यू भी इसीलिए थोड़ा मार्केट पर फॉगी लग रहा है मुझे। हाँ, मैं थोड़ी सी ठंडे प्रदेश में जाके फंस गया, टाइम पे लौट नहीं पाया एयरपोर्ट तक। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है ठंड में स्पेशली, और आपको 2-3 घंटे का गैप लेके चलना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मतलब निफ्टी या बैंक निफ्टी, यहाँ पर अब क्या भी बन रहा है? क्योंकि बहुत लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या? देखिए निफ्टी, अगर ये निफ्टी की चार्ट अगर मैं स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ, निफ्टी अगर 22,000 भी हो जाती तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि अब जड़ के अंदर एक करेक्शन बिल्ड होना शुरू नहीं हो गया। 22,000, ये 100 पॉइंट लास्ट खेलते रहने का तात्पर्य नहीं होता है। ये देखिए, अगर मैं इसको ये मान लीजिए यहाँ तक 22,100 तक भी अगर आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा बनना शुरू हो गया है। तो यहाँ बहुत स्टॉक स्पेसिफिक सावधान होकर खेलने की जरूरत है। जो लैगार्ड्स हैं, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स, उसमें भी खासकर अडानी इंटरप्राइजेस, पोर्ट की चाल लगता है कंप्लीट हो गई, अंबुजा और एसीसी की भी चाल एक बार कंप्लीट हो गई। तो अडानी इंटरप्राइजेस या आपके आईटीसी अगर लैगार्ड है तो वो चल सकता है, या कोटक महिंद्रा बैंक और इवन एचडीएफसी दोनों लैगार्ड हैं तो वो चल सकते हैं। तो लैगार्ड्स थोड़े बढ़ सकते हैं, पर बाकी ये जो तूफान मच चुका है आपके एनटीपीसी में या पीटीसी में या सारे पीएसयूज में, जो एकदम ज्वाला हो चुके हैं सारे के सारे शेयर्स, अब थोड़ा सावधान रहना ठीक लगता है मुझे। लास्ट के साल के 4-5 दिन है, लिक्विड मार्केट है। 2 या 3 जनवरी तक लगता है बाजार का असली रंग ढंग और चित्र स्पष्ट होना शुरू होगा। ओके, चलिए ठीक है सुशील जी, फिर 2024 में अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ट्रैवल सेफ, आपको और भी, अगले साल आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। चलिए फिर ये शो को समाप्त करने का समय, और निफ्टी डे हाई पर 85 पॉइंट्स ऊपर 21,433, फिर से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ने काम किया। मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर शानदार एडवांस डिक्लाइन, और यहाँ पर नीरज जी को सौंप देते हैं बागडोर। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और देखिए छुट्टी का असर अपने मार्केट पर नहीं है। हाँ लोगों को तो लैपटॉप लेके गए हैं। हाँ, लग